14। अच्छा, तो इसमें 14 ये सब बाकी लोगों भी बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए ही होंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे होंगे, वो कल का वेट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं करो, आप ट्राई करो। तो अच्छा ये so suppose f is a real valued thrice differentiable function defined on R such that triple dash पॉजिटिव है, तो यूजिंग टेलर्स फॉर्मूला शो करो कि fx2 माइनस fx1 मोर देन होगा x2 माइनस x1 f डैश x1 प्लस x2। तो अगर तुम इधर बुला लो तो क्या होगा, है ना, जहां पे x2 मोर देन x1 है, जहां पे x2 मोर देन x1 है, ओके। तो fx2 अपॉन fx, ऐसे प्रूव दैट ज्यादा मैं फोकस करता नहीं, बट ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव बनता तो कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रूव दैट वाले पहले आते थे, ठीक है। तो अभी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, fx का एक्सपेंशन खोल सकते हो तुम, किसके अराउंड, x1 के अराउंड। मान लो x1 के अराउंड ओपन कर लिया तुमने, तो वहां पे f डैश x1 है ना, तो f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है ना। हाँ, प्रूफ लिखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ट्राई कर सकते हैं ऐसे, लेकिन प्रूफ लिखना डिफिकल्ट टास्क है ना। ये वाला क्वेश्चन रिपीट, मतलब ये सब, अच्छा क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। एमसीक्यू में या उसमें, एमसीक्यू में नहीं आया होगा, हाँ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ये है, मतलब प्रूफ में तो सोचना पड़ता है कई बार, मतलब टाइम लग सकता है, वो सब्जेक्टिव था तो सोचना पड़ेगा। जैसे 9 मार्क्स के तब आते थे, अब तो आपके पास जैसे ये 15 मार्क्स का है, तो इस तरह से क्वेश्चन थे। अब क्या हमारे पास, या तो 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से हैं, तो उतने मार्क्स के हैं नहीं। तो यहाँ पे आइडिया दिख रहा मुझे कहीं ना कहीं कि हम ऐसा करें कि अप्रोक्सीमेट कर दे इसको। देखो यहाँ देखो एफ डैश, अच्छा दे तो रखा है पॉजिटिव, हो तो गया। सो अच्छा ये बताओ, अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव तक एफ एक्स का टेलर्स पॉलिनोमियल लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं किसी पॉइंट के अराउंड लिखता हूं, किस पॉइंट के अराउंड, चलो x1 प्लस x2 अपॉन 2 के अराउंड लिखता हूं, तो f ऑफ ट्रिपल डैश पॉजिटिव कह रहा है ना ये, ठीक है। सो एफ एक्स, मान लो मैं x1 के अराउंड लिख के दिखाता हूं, चलो। सो fx1 इज इक्वल टू क्या होगा आगे, क्या लिखते हो तुम लोग, x1 के अराउंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f डैश x1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस x1 प्लस f डबल डैश x1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस x1 होल स्क्वायर, f ट्रिपल डैश x1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड x माइनस x1 का क्यूब। यहीं पे स्टॉप हो जाओ, ठीक। तो हमने fx को एज अ टेलर पॉलिनोमियल लिखा अप टू 3 डिग्री, ठीक। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन यूजिंग टेलर्स पॉलिनोमियल। टेलर सीरीज में एज अ सीरीज अप्रोक्सीमेट वो करते हैं, वैल्यू आ जाती है। टेलर पॉलिनोमियल में हमने 3 टर्म तक लिखा, ओके। तो यहां से अगर मैं लिखूं fx2 तो क्या आएगी, fx1, अच्छा लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं जनरेट ये वाली चीज करनी है, नहीं कोई बात नहीं। तो
तो अगर पॉइंट सी के अराउंड लिखोगे तो क्या होगा, जैसे ठीक है ट्राई करके देखते हैं, रुको। x1 इंटू x2 माइनस x1, 1 फैक्टर तो 1 ही हो गया। फिर आगे f डबल डैश x1 तुम्हारे पास है इंटू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा f ट्रिपल डैश x1 अपॉन में, अच्छा इसको मैं अगर इसके टर्म में लिखता, मतलब लाइक x2 के बजाय अगर मैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिखता तो क्या डिफरेंस आता था, यहाँ पे मुझे डैश कैसे क्रिएट होगा, नहीं चलो। सो यहाँ से आ गया 3। सो यहाँ से तुम्हारे पास आया fx2 माइनस fx1, ठीक है। ये ट्रिपल डेरिवेटिव तुम्हें पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका यूज कैसे कर सकते हो तुम कि डबल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, यही ना, डबल डेरिवेटिव इसका इंक्रीजिंग है। f डबल डैश x1 लेस देन f डबल डैश x2, ठीक है। यहाँ से तो हम सोच सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास पॉइंट ये कैसे आएगा, तो मुझे या तो वो x की जगह x1 प्लस x2 है ना अपॉन 2 रखना पड़ेगा, तो उससे कुछ मिल सकता है। और ये टर्म जैसे पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना, इनइक्वालिटी तो यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो समहाउ इसको बैलेंस करना है आपको, है ना। अगर मैं इसको ना लिखूँ, जैसे अभी मैं सिर्फ ये यूज़ करूँ कि हमें क्या बोला इसने कि f डैश 3 जो है ना, f ट्रिपल डैश x मोर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव है, और ये तो ऑलरेडी x मोर देन x1 के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी मैं अगर x1 लेता हूँ मोर देन x मोर देन x1 है ना, तो उस केस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि fx जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी fx1 प्लस f डैश x1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस x1 एंड ये अच्छा डबल डैश का क्या करेंगे, यहाँ तक ऐसा तो आ जाएगा। सो यहाँ से कुछ तो समझ आ रहा है कि fx माइनस fx1 इज मोर देन f डैश x1 और इनटू में x माइनस x1, यहाँ तो ठीक है। यहाँ 1/2 f डबल डैश x1 x माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ x2 रखता हूँ तो यहाँ तो आ जाएगा, ये कॉमन भी आ जाएगा आपके पास। अच्छा चलो, तो प्रूफ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है, तो हमें प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ठीक है, जो मैं कर रहा था वही कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर x2 को मैं जैसे fx माइनस fx1 अपॉन, यहाँ से आप x माइनस x1 कॉमन ले सकते हैं, तो या यहीं पे कॉमन ले लो, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ x माइनस x1 कॉमन ले लो, तो बचा क्या f डैश x1 प्लस 1/2 f डबल डैश x1
x माइनस x1 आ जाएगा। यहाँ हाफ भी कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा 2 टाइम। अब समहाउ अब तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा, तो ठीक है ना, अभी x को तुम x2 रख सकते हो तो fx2 माइनस fx1, x2 माइनस x1, तो यहाँ तक तो आ ही गया। अब ये कहीं कहीं मुझे दिखाना है कि ये क्वांटिटी लेस देन f डैश x1 प्लस x2 अपॉन ये हो जाए। वो तो ऐसे करो, मतलब उसको डिवाइड कर दो, मैं सॉल्व करता हूँ। वो करो तो x2 minus fx1 divided by x2 minus x1 हो जाएगा। हाँ ये तो कर दोगे, तो यहाँ से जैसे fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 ये मोर देन है तुम्हारा f डैश x1 प्लस x2 अपॉन 2 से, है ना। तो अच्छा देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो अभी तो चूंकि मैं प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो वेरीफाई कर सकते हो। तुम्हें कहा है कि ट्रिपल डैश पॉजिटिव हो, तो कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका ट्रिपल डैश पॉजिटिव आ जाए। क्या होगा एक्स क्यूब, है ना। तो एक्स क्यूब के लिए तुम्हें वेरीफाई कर सकते हो इजीली। मतलब तुमको यहाँ पे देखो, मैं तो एग्जाम में जैसे अगर ऑप्शंस रहता है तो मैं तो एग्जाम्पल लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के शॉर्टकट तरीके कई सारे होते हैं कि जैसे आप ऑप्शन लेके कर दो। यहाँ तक तो मैं ट्राई किया, ठीक है x2 रख दिया यहाँ पे, fx2 माइनस fx1 x2 माइनस x1, तो कुछ इस तरह से बन रहा है। अब आपको इसको समहाउ मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, इस तरह से हमें कुछ और कैलकुलेशन लगा के। यहाँ तक ये प्रूफ था, इसीलिए अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करूँगा कि हमने कहा कि एक रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहाँ ट्रिपल डैश पॉजिटिव है, तो आप एक ऐसा फंक्शन लो जिसका ट्रिपल डैश पॉजिटिव हो, जैसे एक्स क्यूब है। अब उसके लिए मैं वेरीफाई कर लूंगा, तो जो गलत होगा वो आउट हो जाएगा, तो इसको वेरीफाई कर सकते हो आप। इसके लिए चेक करो ये क्या आ जाएगा, अगर तुम इसको वेरीफाई करना चाहो तो क्या होगा, ये x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब अपॉन x2 माइनस x1 मोर देन f डैश दिस। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव में मैं सिंपली एग्जांपल लेके वेरीफाई कर लेता हूँ, प्रूफ मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता बच्चों को भी कि कोई सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में प्रूफ करना बहुत आसान नहीं होता और टाइम किल होगा, सही गलत आएगा पता भी नहीं चलेगा प्रूफ से। तो वहां पे कुछ एंट्रेंस के अपने तरीके हैं क्वेश्चन करने के। टाइम या तो बहुत मुश्किल है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन करने थोड़ी है, तुम छोड़ भी सकते हो, ये चीज है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, राइट। सो 3x1 प्लस x2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये प्रूव करके देख लो तो ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ मुझे लगता है x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 आएगा। सो ये मोर देन ऐसा होगा, चेक कर लो बस, तो ऐसा हो जाएगा 3/4 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 2x1 x2। अब तुम चेक करो ये क्वांटिटी इससे ज्यादा होगी कि नहीं, चेक कर लो। तो डिफरेंट x1 x2 तुम रख के चेक कर लो, तुम चाहो तो x1 को 1 x2 को 1 रख के देख लो, कोई नंबर्स रख के देख लो अपनी मर्जी से। x1 x2 कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन वो कंडीशन वहां भी है एक और, एक तो दो कंडीशन है यहाँ, ये भी कंडीशन है x2 मोर देन x1 है, तो x2 मोर देन x1 के लिए तो जब जो भी तुम एग्जांपल लोगे उसमें तुम्हारा x2 मोर देन x1 कंसीडर करो, तो उसके लिए ट्रू आएगा, है ना। मतलब प्रूफ थ्योरेटिकली प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है ना, प्रूफ से मैं ही बचता हूँ कई बार, ये है। बट ये हाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो समहाउ कोई ना कोई अप्रोच होकर सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। बट अगर प्रूफ चाहिए तो आई कैन ट्राई, फिर मैं ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये चीज़ है। तो वैसा है, क्योंकि प्रूफ ऐसे याद रखना डिफिकल्ट है और अप्रोच हमने ट्राई किया, बट थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसको। यहाँ से तुम वेरीफाई करके देख लो x2 मोर देन x1 कोई भी नंबर रखो तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही आएगी, तुम चेक कर सकते हो। मान लो x2 को 1 रखो x1 को 0 रख दो, चेक करके देख लो, तो x2 को 1 x1 को 0, तो ये 1 हो जाएगा और 4 कितना आएगा, सही आया कि नहीं, चेक करो। तो वो जो ऊपर कंडीशन दी हुई है, ऊपर जो कंडीशन दी हुई है x2 माइनस x1 वाली, हाँ उसमें अगर लिमिट x2 टेंड्स टू x1 ले लें जैसा हम करते थे हम लिमिट, हाँ ठीक है, तो वो तो ऐसा आ जाएगा ना f प्लस x2 ग्रेटर देन f प्लस x2 अभी आ जाएगा, तो f डैश c इज मोर देन ऐसा कुछ आएगा ना, x2 टेंड्स
x1 लेंगे तो ऐसा होगा। तो x2 टेंस टू x1 लोगे तो x2 तुम्हारा ज़्यादा है, तो x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा होगी तो x1 प्लस ले लो, ठीक है। तो वहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पे कोई नंबर, ये कहना चाह रहा है कि c कोई नंबर होगा x1 x2 के बीच का ना, जहाँ पे डेरिवेटिव ज़्यादा होगी दिस f डैश इससे, है ना। तो इसमें तो ये एवरेज x2 आ जाएगा ना। तो यहाँ कैंसिल कर, ठीक है, तुम f डैश x2 कर दो, हाँ उसके बाद और वो भी x2 ही हो जाएगा, एवरेज x2 x2 क्यों रखेंगे, बीच का कोई नंबर होता है वो तो, ठीक है, f डैश x लिख सकते हो, जहाँ मान लीजिए मतलब c लिख दिया, तो यहाँ c कोई नंबर है जो x1 x2 के बीच का है, ठीक है। हाँ तुम अगर x2 लिख दो तो क्या दिक्कत है, कोई नंबर खुद से कैसे बड़ा होगा। तो वही खुद से ढूंढ, नहीं नहीं, तुम वही तुम गलत सोच रहा, यहाँ पे ये नंबर तुम जो तुम लगा रहे हो थ्योरम, ये एफ डैश सी कब होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्या तुम्हारा एफ डैश बी के इक्वल होता है ना, वो क्या होता है एफ डैश सी होता है जहाँ पे सी की वैल्यू ए बी के बीच होती है, ये होता है ना। तो इसीलिए ये जो सी नंबर है ये x2 के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा कभी, ये c जो है x1 x2 के बीच होगा। जब आप लिखते हो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो वहाँ पे a टेंस टू बी भी लोगे, स्टिल जो नंबर आएगा वो ए बी के बीच का आएगा, तो एग्जैक्टली वो नहीं होगा। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ इसका मैं ट्राई कर सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ लिखना डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अच्छा, प्रूफ जिसको याद रहता है वो लिख सकता है, अदरवाइज ऐसे करना डिफिकल्ट। तो इस तरह क्वेश्चंस पहले आते थे जब है ना सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो सब्जेक्टिव में तुम्हें है ना उस तरह सोचना पड़ेगा। स्किप करो अभी के लिए, नेक्स्ट बताओ। सिक्सटी फाइव 68 मिनट पेज नंबर 18। ये अच्छा क्या कह रहा है एफ जी। अच्छा तुम्हें ये भी देखना है ना, सिलेबस रेगुलरली चेंज होता रहता है, कई बार ये भी देखना पड़ता है कि जो चीज़ आपके सिलेबस में है कि नहीं, सिलेबस अपने साथ रखना ताकि चेक कर सको। यहाँ क्या बोल रहा है कि एफ जी फंक्शन है 0 1 to 0 1 है, ठीक है, और आर एफ और आर जी जो है रेंजेस है एफ एंड जी का, ठीक है। तो आर एफ जो है रेंज ऑफ एफ है और नोटेशन है आर जी रेंज ऑफ जी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है हर x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, तो रेंज ऑफ सुप्रीमम जो होगा, मतलब है ना रेंज का जो सुप्रीमम पॉइंट होगा, मतलब पॉइंट सुप्रीमम पता ना क्या होता है, जैसे उस इंटरवल का जो लार्जेस्ट वैल्यू हो सकता है इंटरवल में ना हो बट उससे सारी वैल्यू छोटी हो, लिस्ट अपर बाउंड बोलते हैं ना इसको हम। एंड इनफीमम ऑफ आर जी, तो इनफीमम क्या होता है कि जो सेट का लोएस्ट वैल्यू हो सकता है सेट में ना हो, तो इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल लेके कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा कोई फंक्शन बनाओ जहां पे ऐसा दिख जाएगा तुम्हें, और ट्राई करके देखते हैं। सर वो 01 से 01 मतलब 0 1 डिफाइंड हो, हाँ वो रेंज है ना सर। हाँ
हाँ यहाँ मतलब वही है, कोडोमेन है तो कोडोमेन रेंज तो कोडोमेन का सबसेट ही होता है। तो आप कोई भी फंक्शन लोगे तो उसका रेंज 0 1 से कम ही होना चाहिए, या एटलीस्ट 0 1 का जो इमेज बन रहा है, जो इंटरवल 0 1 एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 में है तो उस केस में जो आपके आंसर आ रहे होंगे वो 0 1 से ना ये इसी के बीच आना चाहिए। मान लो f0 या f1 निकाल रहे हो, जैसे एक सबसे आसान सा एग्जांपल मान लो, जैसे fx बराबर x है सिंपल, तो fx बराबर x में क्या है, क्या यहाँ पे सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा डिसाइड हो नहीं पाएगा। से fx बराबर x हो गया और gx बराबर तुम 1 माइनस x ले लो। देखो तो अभी चेक करो जरा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, मतलब ये हम दो फंक्शन ढूंढा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, चेक करो, है ना, ऐसे फंक्शन मिल गया। अब ये बोल रहा है कि fx लेस देन इक्वल टू gx है, ऐसा लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, जहां fx वैल्यू gx से कम ही है एक्चुअली। तो देखो इसको अगर मुझे चेक करना है ना, एग्जांपल ले लेकर ट्राई करना पड़ेगा। तो रेंज f का जो होगा, तो जैसे fx में अगर मान लो, तो ऑब्वियस है ना, इसका जो फंक्शन हमेशा लेस देन इक्वल टू है, तो तुम इसका जो हाईएस्ट वैल्यू लोगे, है ना, रेंज, अच्छा रेंज का वो इन्फिमम कह रहा है, देख लो एग्जांपल, fx x ले लो और gx तुम ले लो, fx x/2 और gx x ले लो। अब बताओ, ये कोडोमेन है, इसको बोलते हैं कोडोमेन, तो ये कोडोमेन दे रखा है, रेंज हमें खुद डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो जब सोचो यहाँ पे जब आपका x की वैल्यू 0 to 1 के बीच है इसमें, तो क्या लगता है रेंज क्या आएगा f का, f का रेंज क्या होगा? सो ये रेंज होगा 0 से हाफ, मतलब आपको देखना है कि ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। चेक कर लो, ऐसा हो रहा है ना, fx लेस देन gx है, x/2 तो हमेशा x से कम ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ भी x की वैल्यू हम 0 से 1 में ले सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेन आपका फिक्स है 0 to 1, जो डोमेन है वो 0 to 1 फिक्स है। तो यहाँ से मुझे बताइए आप लोग, रेंज ऑफ g क्या होगा, रेंज ऑफ g क्या है? सर इस फंक्शन के हिसाब से तो 0 से 1 ही मिलेगा। हाँ 0 से 1 ही है, सही है, 0 से 1 होगा क्योंकि x 0 से 1 में है ना, और gx तो x ही है, सो रेंज ऑफ g, सो रेंज मतलब फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, तो ये है। अब चेक करो, यहां से मैं पूछूं कि जैसे इसने बोला है सुप ऑफ r ऑफ f, सो रेंज जो है इसका, उसका सुप्रीम कितना है यहाँ पे, हाफ है, और यहां से इनफिमम ऑफ रेंज ऑफ g ये कितना है, 0। तो क्या ये ट्रू कह रहा है? तो ये पहला ऑप्शन आउट हो गया। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन कंसीडर किया जहां fx लेस देन gx हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 0 1, तो इस तरह से हो गया, हाफ x/2 लेस देन इक्वल टू x है, रेंज ये आया, रेंज में जो सुप्रीम वैल्यू वो हाफ है, जो इन्फिमम वैल्यू वो 0 है, तो ये कह रहा है कि जो हाफ है वो लेस देन 1 होगी, नहीं जरूरी नहीं। अच्छा अब देखो fx लेस देन, या देखो फॉर ऑल था, ध्यान रखना, अभी बोल रहा है fx लेस देन gx फॉर सम वैल्यू ऑफ x0, सम है, कुछ है, नॉट ऑल। तो बोल रहा है कि इनफिमम रेंज ऑफ f का और सुप्रीम रेंज ऑफ g का, तो g का रेंज जो है वो ज्यादा होगा उसका सुप्रीम जो होगा और f के रेंज के, तो मतलब हर वैल्यू के लिए ज्यादा नहीं है ना, सम के लिए है। सो fx बराबर, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो वहां पे, ठीक है, ये एग्जांपल ले लो, तो देखो जरा fx ये gx, सो कुछ वैल्यू के लिए fx की वैल्यू कम है कि नहीं, देख मान लो तुम रख लो x को, तुम रख लो अगर 1 ही ले लो, चलो x को 1 रखने पे क्या हो रहा होगा, f1 की वैल्यू क्या है, मोड है, तो मुझे लेस करना है तो 0 कर लो, f0 लेस देन g0 है कि नहीं, ठीक है, ये बी ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूं, ये मेरा एग्जांपल ऑप्शन ए के लिए था। अब मैं बी ऑप्शन के लिए
सुटेबल एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कंक्लूड करने के लिए। एटलीस्ट फॉल्स होगा तो एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो आपको इंटेंशन आ जाएगा कि हाँ मतलब क्या होना चाहिए। तो देखो सम एक्स है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच लो, x की वैल्यू, तो व्हाट डू यू थिंक विच वन विल बी लार्जर? 0 to हाफ में gx, तो यही कहना ना कि gx इज मोर देन इक्वल टू fx फॉर सम x। तो यस x हमारे हाफ से अगर मैं 1 ले लूं तो ये सेटिस्फाई करेगा मेरा कंडीशन, ये वाला फंक्शन। अब चेक करो, तो यहां से रेंज ऑफ f बताओ, व्हाट इज रेंज ऑफ f हेयर? सिमिलर वे, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इतना टाइम लगता है तुम लोगों को? 0 से 1 0 to 1 0 to 1, क्योंकि डोमेन फिक्स कर रखा है ना, डोमेन तो 0 to 1 फिक्स कर रखा है। यहाँ पे रेंज क्या होगा? 0 to 1 अगेन 0 to 1। अब आप चेक करो इनफिमम ऑफ रेंज ऑफ f। सो रेंज f का इनफिमम क्या है? 0 अच्छा, तो यहाँ इनफिमम बोल दिया नहीं, तो ओके, तो फिर तो वो हमारा ये ट्रू आ गया, लेकिन इसका मतलब ट्रू हो जाएगा एक्चुअली। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बनाने हैं जहां पे, तो एक काम करो यहाँ पे fx बराबर 0 ले लो, नहीं तो भी ट्रू हो जाएगा ना, मुझे तो उसको फॉल्स करना है राइट। तो fx बराबर अगर मैं हाफ ले लेता हूँ, ओके लेट मी टेक 1/2। सो टेक fx इज इक्वल टू 1/2। तो चेक करो, अगर fx को एग्जैक्टली 1/2 रख लिया मैंने, आई टेक fx इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/2, तो अगर मैं एग्जैक्टली 1/2 रख रहा हूं और gx को मैं अगर लेता हूं, ओके, तो इसने अब ये कहा है कि fx gx क्या है? फंक्शन है, इसने फिक्स नहीं किया ना, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट है। तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच एग्जांपल्स। अभी मैं हाफ सोच रहा हूं, तो हाफ में क्या होगा? फिर से इसका रेंज लूंगा तो इन्फिमम तो हाफ ही आएगी और सुप्रीम 1 आ जाएगी। तो मुझे ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि फॉल्स हो जाए, कोशिश कर रहा हूँ ऐसा, है ना, हो सकता है। तो एक काम करते हैं कि हाँ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लो, fx की 2 वैल्यूज लो, फॉर एग्जांपल 0 और 1/2, या मैं fx है ना, तो मैं लेता हूं 1/2 या हाफ, 0 या हाफ लेता हूं। चलो, तो 0 कब लेंगे? हाफ या 1, हाफ और 1। देखो तुम ऐसे अप्रोच यू कैन ट्राई। तो मैं क्या कर रहा था, x मान लो मेरा अगर 0 से 1/2 में, तो मैंने ये लिया, और x अगर ओपन 1/2 से 1 में है तो ये कंसिडर किया 1। और gx मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो कि, लेकिन मुझे ये भी करना है कि gx कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा कुछ पॉइंट पे, तो f का जो इन्फिमम है वो कम ही रहेगा और g का सब ज़्यादा ही हो जाएगा, हो तो जाएगा ना, क्योंकि उस पॉइंट पे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रू है, क्योंकि मैं एग्जांपल नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रू है। तो मैं अभी फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ी देर। तो ये अप्रोच तुम सोच सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है ट्रू, अगर ट्रू होगा तो कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं पहली बात, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हो क्या रहा है एक्चुअली। तो तुम यहाँ से ये सोच सकते हो कि इसने क्या कहा, रेंज ऑफ f का इन्फिमम। तो चूंकि fx छोटा है gx से कुछ पॉइंट पे ना, तो कुछ पॉइंट पे ज्यादा भी है, तो आपको क्या देखना है कि ऐसा हो कुछ पॉइंट पे ज्यादा भी है, तो जब इसका सुप्रीम लोगे तो वही वाला पॉइंट आ जाएगा जहां पे ज्यादा है, ठीक। और चूंकि इसका इन्फिमम लेना है तो ये वही वाला पॉइंट आ जाएगा जहां पे वैल्यू कम है। समझो, जैसे ये सम x है ना, मान लो x कोई नंबर आप ले रहे हो सपोज, सो उस पॉइंट पे fx विल टेक लोअर वैल्यू एंड इन्फिमम लोगे तो या तो वो पॉइंट आएगी या उससे भी कम आएगी। आर यू गेटिंग? जैसे मान लो फॉर सम ना, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट k कोई नंबर है 0 से 1 के बीच। अब fk इज लेस देन gk, सो क्या होगा, fk की वैल्यू कम है gk से, सो व्हेन यू आर टेकिंग इन्फिमम ओवर दिस फंक्शन, तो या तो वो k खुद ही होगी या हो सकता है ऐसी कोई वैल्यू फंक्शन की हो
मतलब अच्छा रेंज के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है एफ के ही होगी या एफ के से भी छोटी वैल्यू कोई होगी एक्चुअली, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे के पॉइंट पे जी के हैज मोर वैल्यू, तो जब इसका आप सुप्रीमम ले रहे हो यहाँ पे, सो आइदर इट विल गिव यू जी के, जी ऑफ के और सम मोर देन दैट। एक्चुअली होगा क्या, चूंकि ये कॉमन पॉइंट की वजह से दिस विल ऑलवेज होल्ड, सो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी फंक्शन कि जिसके लिए ये गलत हो जाए। ट्राई करके देखो। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे कॉमन है ना, कुछ पॉइंट पे तो कॉमन मतलब कुछ पॉइंट पे वैल्यू उसकी कम ही है तो इन्फिनिमम लेंगे तो और कम हो जाएगी, और कुछ पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है तो सुप्रीमम लूंगा तो और ज्यादा हो जाएगी या एटलीस्ट इसके इक्वल रहेगी। तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो रेंज होगा ना वो ज्यादा अटेन करेगा एक्चुअली, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा एक्चुअली। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम क्यों, यहाँ सुप लगाते हैं इन्फ लगाते हैं, इसलिए हमने बना पाया कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर पाए। नेक्स्ट ट्राई करके देखो। तो अब क्या बोल रहा है कि तो ये ऑप्शन ट्रू होगा बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट एनी काउंटर एग्जाम्पल। फिर मुझे इंट्यूशन आया कि ओके ऐसा क्यों हो रहा है ना, कुछ एग्जाम्पल जब तुम बनाओगे तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो कहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट ट्राई कर रहा था कि लाइक ऐसा ले लूँ, देखो जैसे मैं ट्राई कर रहा था कि लाइक आई टेक फॉर एग्जाम्पल 1/4 एंड 1/2। तो अगर मैं ऐसा भी करता हूँ, ठीक है ना, और तो मुझे तो ऐसा ना मान लो 1/2 और 1/4 यहाँ ले लो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो गया 1/2 to 1। सो यहाँ क्या होगा, इसका जो रेंज में दो वैल्यू 1/2 और 1, यहाँ रेंज में दो वैल्यू 1/4 और 1/2। तो इसका जब तुम इन्फिनिमम लोगे तो यू विल गेट हाफ, इसका सुप लोगे तो यू विल गेट हाफ। तो नो प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट हो जाएगा फिर तो, क्योंकि कुछ पॉइंट पे कॉमन होने चाहिए ना, कॉमन तो रखना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हें एक सुटेबल एग्जाम्पल भी बनाने हैं ताकि यहाँ पे fx लेस देन इक्वल टू gx हो। तो ये ट्रू ऑप्शन है, नो प्रॉब्लम। अब बोल रहा है fx इज लेस देन gy। अब वो डिफरेंट पॉइंट की बात कर रहा है, वो कॉमन पॉइंट पे था एक्चुअली, दैट वाज एन कॉमन पॉइंट, इसलिए मैं कॉमन पॉइंट देख रहा हूँ जहां वैल्यू इक्वल हो। अब ये बोल रहा है कि fx इज लेस देन gy फॉर सम xy बिलोंग्स टू 0 1। देन अब देखो ऑप्शंस वही है, यहाँ चेंज आया, तो यहाँ x वाज कॉमन, हियर x एंड y आर डिफरेंट। तो अब मैं इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देता हूं, देखो। सो अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूं कि लेट्स से fx इज लेस देन इक्वल टू gy, मतलब मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बना पाएंगे क्या कि डिफरेंट पॉइंट पे ऐसा हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया 1/4 और यहाँ ले लिया 1/2, तो इसका तो इन्फ आ जाएगा या 1/3 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, fx शुड बी लेस देन gx ना फॉर सम पॉइंट, तो किसी पे तो लेस करना पड़ेगा तुम्हें। अभी तो लेस है ही नहीं ना, fx शुड बी लेस देन फॉर सम पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट तो हो जहाँ पे तुम लेस कर पाओ। fx लेस देन इक्वल टू gy फॉर सम, है ना। सो मैं दो ही पॉइंट अगर कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है, जैसे मान लो मैं ले लिया ना 1/2 ले लिया सपोज। सो x बिलोंग्स टू 0 to हाफ एंड x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। तो यहाँ क्या हो रहा है कि fx इज लेस देन gy फॉर सम पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो, है ना। सो या 0 ले सकते हो किसी पॉइंट पे, x बराबर 0 पे 0 ले लिया, इधर मैंने वहां भी 0 ले लिया। तो ना फिर से वही प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि हाँ हैं ट्रू, हाँ हाँ, क्योंकि इन्फिनिमम है ना तो उससे छोटी हो जाएगी, मतलब जैसे जिस पॉइंट पे वैल्यू कम है तो इन्फिनिमम उससे भी कम हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे ज्यादा है तो सुप्रीम उससे ज्यादा हो जाएगी।
तो यहाँ ये जी का सुप की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि जी लार्जर फंक्शन है तो इसका रेंज इससे जिस पॉइंट पे ज्यादा है उससे ज्यादा ही होगा, इन्फिनिमम कम ही हो जाएगा। तो अगेन ये भी ट्रू हो जाएगा उसी लॉजिक से, तो वही सोच रहे हैं ना। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या किया, यहां बदल दिया, अब ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इन्फ की जगह सुप कर दिया, सुप की जगह ये जो एग्जांपल बनाया यही काउंटर एग्जांपल है, देख लो। ठीक है, ये जी वाई बोल देता हूं चाहे तो, यहाँ पे देखो अब, तो मैंने एफ एक्स को हाफ लिया जब एक्स 0 से हाफ में है, एफ एक्स को 1 लिया जब एक्स हाफ से 1 है, जी वाई को 1/4 लिया, वाई 0 से हाफ में, जी वाई को 1/2 लिया, वाई 0 से हाफ में। तो क्या कह रहा है, एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी वाई। तो जैसे हाफ वैल्यू है इसकी और इसकी भी हाफ है, तो कुछ एक्स वाई के लिए तो ऐसा है, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, लेस और इक्वल, इक्वल तो है ही ना कम से कम। अच्छा मैं चार्जर लगाना है क्या, देख लो एक बार काउंटर एग्जांपल दिख रहा होगा। So you check. समझ आया कि नहीं, देखो यहाँ पे, सो व्हाट इज द सुप्रीमम रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज का सुप क्या है, व्हाट इज द रेंज, तो रेंज ऑफ एफ क्या है यहाँ पे, जो पहला फंक्शन है उसमें एफ का रेंज क्या है, 1 और हाफ, ये ना, मतलब दो सेट कंटेनिंग 2 पॉइंट, हाफ एंड 1। यहाँ पे रेंज क्या है, हाफ एंड 1/4। चेक करो सेटिस्फाई कर रही है, यस। सो जी वाई हैज सम वैल्यू मोर, यस, एफ हाफ हाफ ओके है। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा आएगा रेंज ऑफ एफ का सुप्रीमम पॉइंट, ये 1 है, और जी का रेंज का इन्फिमम पॉइंट ये 1/4 है। तो देखो ये 1 लेस देन 1/4, नो, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड किया, मैंने प्रूफ नहीं किया, कुछ एग्जांपल ट्राई कर रहे थे एंड देन बेस्ड ऑन दैट एग्जांपल हमने कंक्लूड किया कि ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल इन दोनों का मिलेगा ही नहीं तुम्हें, और वैसा क्यों हो रहा है वो भी समझ आ जाता है। ठीक है, इसमें आंसर देखना, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट बताओ। सर एमएस में डाउट है। अच्छा एमएस में, इसमें तुम्हारा है कोई और, आदित्य बोलो, फिर एमएस पे आते हैं। कौन सा 67 तो हो गया, दोबारा से अच्छा ये 75 ओके। हाँ तो बता दो ना, ऐसे जैम एमए के लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, जो जैम एमए के क्वेश्चंस है, क्योंकि वहाँ प्योर मैथमेटिक्स वो लोग पूरा 3 साल पढ़ते हैं, जैम में भी कंपटीशन भी ज्यादा है ना। वहाँ 21,000 बच्चे एग्जाम देते हैं जैम मैथ्स के, जैम स्टैट्स के सिर्फ 3,000 बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ 21,000 में से एलिमिनेट करना, तो उनका लेवल ज्यादा है। सो ठीक है ना, तो यहाँ कोई बात नहीं, ट्राई करो, सीखना ही तो है, प्रॉब्लम तो होगा ही, कोई डिफिकल्ट चीजें हैं तो प्रॉब्लम मुझे भी हो रही, तुम देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सीखना है जितना सीख सकते हो। ऐसा थोड़ी एग्जाम जाने से पहले तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो वो जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि दुनिया का सब कुछ तुम्हें आता हो, तो जब एमएससी करोगे फिर गेट टूट जाए, नेट दोगे, फिर ये सब आएगा दोबारा, तो सीखते रहो बस, एग्जाम तक सीखते रहो, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा हेल्प करेगा। हमें एग्जाम में 100% थोड़ी लाना है, ये थोड़ी जानना है कि सब कुछ आना चाहिए, वो नहीं है, जरूरी है ना सब कुछ आना चाहिए, बट आप ज्यादा सीखो। जैसे मैंने कई बार एग्जाम क्वालिफाई किया, मेरे गेट में भी 3rd रैंक थे लास्ट टाइम, इसके बावजूद लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा सब कुछ आना ही चाहिए, ये जरूरत नहीं है, जरूरी है कि आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ, मैक्सिमम चीजें सीखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना है आपको कि भाई अप्रोच सीखना है, कैसे कर सकते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता, कभी बन भी नहीं पाओगे परफेक्ट, इसलिए बोलता हूँ टेस्ट जितनी तैयारी है, तुम्हारा तैयारी 10% है, 10% पे ही टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट उससे सीखोगे तो वो नेक्स्ट टाइम हेल्प करेगा, क्योंकि हर बार सीखना है हमें बस। 75 में क्या बोल रहा है कि एफ बी ए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है। तो एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी, इस तरीके से है कि एफ ए तो लेस देन ए है, लेकिन एफ बी मोर देन बी हो जाए,
और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक भी है। तो पहले कोई एग्जांपल सोचा करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि थ्योरेटिकली सॉल्व करना चाहते हो। तो थ्योरेटिकली, क्योंकि थ्योरेटिकली तब सॉल्व करते तुम्हें सारे एकदम कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, एकदम वैसा नहीं होगा। तो तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू सोचो, एक वे डिसाइड करो ना कि इस रास्ते चलते हैं। क्योंकि वैसे तो पूरा ब्रह्मांड इतने सारे, तुम कितने से सोच पाओगे एक साथ में, तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा थ्योरेटिकली। तो तुम कुछ एग्जांपल लो, उसके थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करो। तो तुम कोई क्वेश्चन एफ बी आर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूअस, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस तरीके से कि अब तुम चाहो तो ए बी डिसाइड कर दो। तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो ए बी फिक्स कर दो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मत पहले अप्रोच करो जो तुम्हें लगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पहले अप्रोच मत करो, बाद में करो। सो यहाँ पे क्या है, एफ बी द स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पहले चलो इंटरवल ए बी फिक्स कर लेते हैं। मान लो इंटरवल ए बी को मैं क्या 0 से चलो 2 ले लेता हूँ अभी समझने के लिए। a0 b2 ले लिया मैंने। अब एक ऐसा फंक्शन बताओ मुझे जहां पे f0 तो लेस देन 0 हो जाता है, लेकिन f2 मोर देन 2 हो जाए। ऐसा कोई फंक्शन बताओ। क्या होगा? F0 को -1 हाँ को 3 ले लो। ओके, एफ ऑफ एक्स अगर आप माइनस एक्स लेते हो तो आपको देखो 0 पे तो चलो 0 ही आ गया, तो फेल हो गया कंडीशन। अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो मैं रेंज क्या लूं, -1 to 1। ओके, बट इक्वलिटी नहीं है इसके पास। तो अगर मैं -1 to 1 का इंटरवल भी कंस्ट्रक्ट करता हूं तो मुझे देखना है कि f ऑफ -1 लेस देन -1 हो और f ऑफ 1 मोर देन 1 आए। देखो जरा समझो यहाँ पे। सो ए बी कोई इंटरवल है a, b। सो a के करस्पॉन्डिंग a है और b के करस्पॉन्डिंग यहाँ b वैल्यू है। सो दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, b। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का हो, लेकिन x को a रखने में वैल्यू a से कम आती हो। ओके, मतलब यहाँ पे मान लो आगे वैल्यू, और b पे b से ज्यादा आ जाती हो। सो लेट मी राइट वन एग्जांपल। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो जरा। x³ -1। ओके, लेट्स ट्राई। तो x³ -1 अगर देखेंगे तो किस इंटरवल पे आप बात कर रहे हो, इंटरवल बताओ। तो बोलो आप। अच्छा, -1 to 1। तो अगर -1 to 1 कर f ऑफ -1 -2 आ गया, लेस देन -1, ठीक है। और f ऑफ 1 आपका 0 हो गया, लेकिन दिस वुड बी मोर देन 1। कोई बात नहीं, देखो मैं इसको अगर हो सकता है फंक्शन नहीं ढूंढ पाते हम, या दो पार्ट में तुम फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है। सो कैन डिफाइन इन 2 पार्ट्स एक्चुअली। देखो मैंने ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश की है इसको, जैसे कहा इसने कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है ए बी पे, एफ ए पे लेस देन ए है। तो एफ ए पे ए वैल्यू ये ए है, ये आपका बी है। तो ए पे जो एफ ए पे लेस देन ए वैल्यू है ये हमारे पास है, और जो एफ बी है वो मोर देन बी है। तो एफ बी बी से ज्यादा लिया मैंने, ऊपर लिया। अब जरा समझो, अब ये कहना क्या चाह रहा है आगे, जरा ट्राई करते हैं थ्योरेटिकली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो जरा। सो देयर एग्जिस्ट सी इन दिस। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम जैसा है ना, फीलिंग आ रहा है कि मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि एफ डैश नहीं बोल रहा, एफ सी इज इक्वल टू सी कह रहा है। सो देयर एग्जिस्ट 1 सी इन ए बी सच दैट एफ सी बराबर सी तो होगा। तो सोचो यहाँ पे क्या लगता है, ऐसा कोई बीच में नंबर होगा जहां पे सेम वैल्यू आएगी? अभी हो तुम यहाँ सोचो जरा, मैं जो लिख रहा था एफ डैश सी बराबर, सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो जैसे ये होगा, इंटरवल ए बी है और हमें इसने कहा है कि जो एफ बी है वो बी से ज्यादा है और जो एफ ए है वो
ए से कम है, जरा ध्यान दो। तो माइनस एफ ए इज मोर देन माइनस ए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यू ऐड बोथ। सो एफ बी माइनस एफ ए क्या होगा, मोर देन बी माइनस ए, यस और नो? यस सर। तो ये तो ठीक है, तो बी माइनस, तो कहने का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मोर देन, तो ऐसे ही बोल रखा है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। तो मैंने जैसे लिया है एफ बी मोर देन बी था और एफ ए लेस देन ए है, तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा एक्चुअली, है ना? तो इसका मतलब ये पता चला कि एफ डैश सी इज मोर देन 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी। ये मैंने क्या किया, मोनोटोनिक, मतलब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मोनोटोनिक है हालांकि, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, और इस तरह से कि एफ ए लेस देन ए है एफ बी, तो यस, तो पहले ए पे लेस देन 1 था और बी पे ज्यादा हो गया, तो बीच में अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि ऐसा होगा क्या। तो यहाँ बोल रहे हैं एफ डैश सी स्ट्रिक्टली मोर देन 0, इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। हाँ कोई ऐसा सीन मिलेगा ही नहीं ना, तो इक्वल है ना, तो एफ सी बराबर सी होता है, इसका क्या मतलब है कि, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कैसे क्लियर हुआ कि कोई ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब अच्छा सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, ओके, तो अब ट्राई कर सकते हैं। कह रहा है एक एग्जैक्टली सी मिलेगा जहां एफ सी सी होगा, 2 पॉइंट मिलेगा जहां वैसा होगा, एक भी नहीं मिलेगा या इनफाइनाइट में नहीं मिलेगा। ध्यान से देख लो, एफ डैश सी मोर देन सी 0 होने का क्या मतलब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके, लेकिन एफ ए लेस देन ए था ना, एफ ए तो लेस देन ए था, और एफ बी मोर देन बी हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आया कि लाइक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ठीक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन एफ एक्स बराबर एक्स क्यों नहीं हो सकता, मतलब एफ सी बराबर सी होगा। सर एफसी में बस ये होगा तो तब एफएक्स इक्वल्स टू एक्स होगा, एक पॉइंट पे, इनिशियल कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है ना, ये तो कोई पॉइंट होगा ना, हाँ ए टू बी में, तो उसको तो एफ मतलब अब तो फिर वो सेटिस्फाई करा पाएंगे, एफ इक्वल्स टू ए देखो, अगर मैं एफ एक्स लेता हूं तुम्हारे पास 2x, कब, जब x तुम्हारा मान लो 0 से 1 में है, और मैं x लेता हूं जब x तुम्हारा, लेकिन नहीं, यहाँ x लेंगे तो ये 0 पे तो कम आना चाहिए ना, x माइनस 1 जब ऐसा है, और x प्लस 1 जब x 1 से 2 के बीच है। चेक करो जरा, इक्वल टू 1 पे क्या है, अच्छा मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूअस रियल वर्ड, कॉन्टिन्यू, मेरा ये यहाँ कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी, नहीं यहाँ पे मेरी कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी, 1 पे ये वैल्यू 0 देगी और 1 पे ये 2 दे देगी, तो कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए यहाँ कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी तो होनी चाहिए, तो एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस भी हो। अच्छा, अगर तुम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन लो तो क्या होगा, और एक्स तुम अगर लो 1/2 से 2 में मान लो, तो क्या हो रहा है, सुटेबल है कि नहीं, देखो जरा। तो यहाँ एफ ऑफ हाफ जो है लेस देन हाफ है, और एफ ऑफ 2 मोर देन 2 है, हाँ या ना, यस ठीक है, ओके ठीक। अब देखो जरा एग्जांपल बनाया मैंने एक, देखो तो एक एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्ट किया, एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो क्या ये हाफ से 2 का इंटरवल मोनोटोनिक होगा कि नहीं। एफ डैश यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश एक्स आपका 2x है, राइट, और 2x मोर देन 0 होगा इस इंटरवल में,
हाँ या ना? ठीक है जी। सो मैंने एक एग्जांपल ढूंढ लिया एक्चुअली। एक्स स्क्वायर मेरा एक एग्जांपल है हाफ टू 2 के इंटरवल में। तो मेरा ए हाफ है, बी 2 है, तो एफ हाफ 1/4 होगी जो लेस देन हाफ है, F2 4 है जो लेस मोर देन 2 है। अब ये मोनोटोनिक भी है, यस। एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे, इंटरवल फिक्स है हमारा, तो एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, और 2x क्या रहेगा, मोर देन 0 है, डेरिवेटिव मोर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हाफ टू 2, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो, तो क्या तुम्हें लग रहा है इस इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट है कि नहीं जहां पे fx बराबर x होगा, यस और नो? बोलो, क्या इस इंटरवल में कोई ऐसा x है जहां पे fx इक्वल टू x हो जाए? 1 तो है, तो यही तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए एक्चुअली यहां भी मुझे दिख रहा था लेकिन मैं श्योर नहीं था। यहां भी देखो हो क्या रहा, समझो जरा, जैसे a पे वैल्यू a से कम है और b पे b से ज्यादा हो गई, और ये कॉन्टिन्यूअस भी है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां वो क्रॉस करेगा। मतलब समझो फिर से, a पॉइंट पे a से कम वैल्यू है और b पे b से ज्यादा हो गई, तो बीच में जब वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो मैच करेगा। ये बिल्कुल तुम रियल लाइफ से रिलेट, मान लो जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अपने लाइफ से रिलेट करता हूं, जैसे मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। मान लो अभी मैं किसी से कमजोर हूं पढ़ने में, 4 साल बाद मैं उससे अच्छा हो गया पढ़ने में, इसका क्या मतलब है? बीच में कभी लेवल बराबर हुआ। एग्जैक्टली सेम यहाँ हो रहा है एक्चुअली, कि a पे एक्चुअली उसकी वैल्यू कम है, मतलब a पे फंक्शन जब x की वैल्यू a है तो फंक्शन a से कम है, लेकिन b तक जाते हैं, मतलब टाइम है सपोज, तो b तक जाते जाते वो अपनी जो वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं एक टाइम हुआ होगा जहां पे वो मैच किया होगा लेवल को। बीच में एक पॉइंट पे वो मतलब कम था ना, a पे वैल्यू a से कम है, और जब b तक गया तो b से ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर आया होगा जहां पे वो मैच बराबर हुआ होगा, तभी तो आगे बढ़ा होगा उससे। सो ये मतलब एक्चुअली हो गया इसका, ये मतलब हुआ कि, और ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, इसीलिए एक ही पॉइंट मिलेगा हमारे पास। तो एक ही पॉइंट ऐसा होगा, देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट। वन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, इसीलिए। तो ये फंक्शन मेरा एग्जांपल भी मिल गया तुम्हारे पास कि ये एग्जांपल इन तीनों पॉइंट को गलत कर रहा है, इसलिए ए सही हो रहा है। ये मेरा एक एग्जांपल जो है ना, इन बाकी 3 पॉइंट को डिस्कार्ड कर रहा है, बोला 2 पॉइंट नहीं, 2 मिलेगा ही नहीं, एक ही मिलेगा, 1 है, 1 के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में एक्चुअली। तो और ये बोल रहा है नो 1 तो है, इसलिए गलत हो गया। बोल रहा है इनफाइनाइट, नहीं, एक ही पॉइंट है। तो एक एग्जांपल मैंने ढूंढा, वो एग्जांपल ए को ट्रू कह रहा है, बाकी सबको गलत कह रहा है, तो बाकी सबको गलत कह दिया इसलिए ये सही है, तो एग्जांपल काफी है, ठीक है। देखो, और यहाँ पे देख लो, ऐसा होगा जरूर, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो मैच कर रहा होगा, है ना, तो ये मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया, ये दिस इज फर्स्ट डबल एग्जांपल। नेक्स्ट बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, हाँ, तो और भी पॉइंट्स मिल सकते थे फिर, तो वो ऐसा मैं ब्रेक करता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वापस तो आएगा नहीं, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होते जा रहा है, तो एक पॉइंट पे वैसा होगा। हाँ हाँ, मतलब हाँ, मतलब कांस्टेंट हो सकता है कुछ पॉइंट पे, तो वहां मोर देन 1 पॉइंट भी मिल सकता था कि जहां पे वो x के पैरेलल हो जाए, तो हो सकता है मोर देन 1 पॉइंट हो जहां पे fx बराबर x हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो x इंक्रीज हो रहा है ना, तो x इंक्रीज होगा तो y बराबर x। एक्चुअली यहाँ कहने का क्या मतलब है, देखो, यहाँ कहने का मतलब है, ओके, दूसरा अप्रोच भी याद आया। देखो, यहाँ कहने का मतलब है कि तुम अगर ग्राफ बनाओगे, अरे ये तो और आसान था, देखो दूसरा अप्रोच याद आ गया, कि जैसे अभी समझो इसमें क्या है, हमने क्या कहा, a पे a से कम वैल्यू है, b पे b से ज्यादा वैल्यू, ये क्या कहना जा रहा है, fx। तो तुम एक काम करो, fx बराबर x का ग्राफ बनाओ, तो fx बराबर x का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो क्या लगता है कितनी बार कट करेगी ये? यही पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, वो तो क्या, अगर मैं fx = x का ग्राफ बनाता हूं तो ये a, a से पास करेगी,
बी कॉमा बी से पास करेगी, और यहाँ क्या था, ए पे वैल्यू ए से कम है, जो मैं कहना चाह रहा था वहां दिख गया यहाँ पे अब तुम्हें कि ए पे वैल्यू ए से कम है और बी पे बी से ज्यादा हो गई। तो जब एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बनाओगे ना, तो एक पॉइंट पे ऐसा जरूर था जो ये y बराबर एक्स को कट कर रहा है, मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एट विच इट अटेन द वैल्यू सी। तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको कि एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बनाया, तो एफ एक्स बराबर एक्स के ग्राफ को इस फंक्शन का ग्राफ एक बार जरूर कट करेगी, और एग्जैक्टली वन टाइम कट करेगी यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। या ऐसा हो जाए इसके पैरेलल कई बार अगर कोइंसाइड कर जाता, तो ये इनफाइनाइट वाला सही हो जाता कि एफ एक्स बराबर एक्स ही है, लेकिन उसने कहा था लेस देन ए है, मोर देन बी है। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से सोचना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ये तो ग्राफ बना के देख लिया हमने, एग्जांपल मिल गया, ग्राफ से दिख गया तुम्हें कि एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, तो एक पॉइंट पे पक्का कट करेगा, क्योंकि इससे कम था बाद में ज्यादा हो गया, तो बीच में कहीं ना कहीं y बराबर इसको कट जरूर किया है। तो ये कह रहा है कि पी एक्स है 5/13 की पावर एक्स, 12/13 की पावर एक्स, अच्छा, और -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? इक्वेशन दिस हैज 1 रूट, दिस इज इंक्रीजिंग, 2 रूट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो काम काहे नहीं करते? x को अगर मैं 1 रखता हूं, तुम चेक कर लो कि वैल्यू ऐसा हो रहा है। ये बताओ मुझे, अगर x को मैं 2 रखूं, तुम्हें याद है 5, 12, 13 में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है? 5, 12 और 13 में क्या रिलेशन है? 5² + 12² यस। तो x को जरा 2 रखो, बताओ फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? x को 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? px की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। हाँ, और तुम्हें ये पता है, जैसे अच्छा मैं ये बताता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि px जो है ये ऐसे ही है ना, 5 की पावर x अपॉन 13 की पावर x, है ना, तो ऐसे ही है। सो 5/13 की पावर x, 12/13 की पावर x -1। तो एक तो ये समझ आया कि 2 रखोगे तो 0 आ जाएगी, तो एक रूट तो मिल गया। और अगर f ऑफ 3 निकालो कितना आएगा? अच्छा 3 2 पे 0 हो गया ना, और f ऑफ p ऑफ 1 निकालते तुम तो मतलब p है ना, सो p ऑफ जस्ट 1 फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा कितना? ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और f ऑफ 0 क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव आएगा, 1 पॉजिटिव। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई और नंबर मिलेगा नहीं तुम्हें। अच्छा सोचो, मैं ऐसे करता हूँ, px = 0 रखता हूँ, तो क्या बनेगी इक्वेशन यहाँ से कि 5 की पावर x प्लस 12 की पावर x बराबर 13 की पावर x, ये होगा ना। तुम px बराबर 0 रखते देखो, समझ आ जाएगा। तो आप पुट करोगे 5 की पावर x प्लस 12 की पावर x बराबर 13 की पावर x। सो यहाँ पे तो ये पता है तुम्हें कि ये सिर्फ ट्रू है जब x बराबर 2 होगा, और कोई सॉल्यूशन है इसके पास? सर एक ही पे सेटिस्फाई है ना, और कोई पॉइंट तो मिलेगा नहीं जहाँ ये इक्वल हो जाएगा। मैं px को 0 रख दिया, अब सोचना है इसके पास कितने सॉल्यूशन है, डू यू थिंक, और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन होगा? तो मुझे तो ये लग रहा है यही सही है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा।
कि और कोई दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं तुम्हें। और px स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिसाइड करना है, तो डेरिवेटिव निकाल लो। या जैसे मैं चेक कर रहा था कि 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, और 1 पे क्या हो रहा है, जरा चेक करो 1 पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, मतलब 0 लेस देन 1 है। तो f0 और f1 में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम है, तो ये मुझे लग रहा है ऐसा है। चेक करो जी आप लोग, f0 1 है, ये 17/13 है ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 घटा दो तो पॉइंट समथिंग होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या ये इंक्रीजिंग हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ है ना कि 0 लेस देन दिस, तो डेफिनेशन याद करो आप। तो ये तो बी वाला आउट हो गया। अब डी पे चेक कर लेते हैं, कोई और पॉइंट या डेरिवेटिव कर लो ना, क्या दिक्कत है, सीधा सीधा डेरिवेटिव कर लो। तो p डैश x निकालोगे है ना, तो b तो आउट हो गया यहाँ से और c भी आउट हो गया। सो लाइक अब इसको डेरिवेटिव करो, p डैश x 5/13 की पावर x log 5/13, फिर 12/13 की पावर x log 12/13, उसका 0 हो गया। अब चेक करो क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा या हमेशा नेगेटिव आएगा। ये तो नेगेटिव होगा पक्का, ये भी नेगेटिव होगा पक्का, ठीक है। देखो दिख जाएगा, तुम ट्राई करोगे तो दिख जाएगा। p डैश x ध्यान से देखो, सो log 5/13 नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि 5/13 लेस देन 1 है, तो log 1 0 होता है, log स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव। तो ये तुम्हारा फाइनली कैसा आ रहा है, माइनस 5/13 की पावर x माइनस 12/13 की पावर x, ऐसा कुछ आएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, समथिंग बोल दो, समथिंग टाइम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तो अब x तुम कुछ भी रखोगे, क्या लगता है ये कभी पॉजिटिव हो पाएगा? सो log 1 0 है, log अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो नेगेटिव आंसर आएगी, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव आंसर आएगी। सो बोथ आर कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, मतलब ये समझ लो कि इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका भी कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो ओवरऑल x तुम कुछ भी पुट कर लो, ये नेगेटिव तो होना नहीं है कभी भी, पावर एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोएफिशिएंट ही नेगेटिव हो गया। तो कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो f डैश x हमेशा लेस देन 0 होगा, तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ना तुम्हें अप्रोच समझ आ रहा है कैसे करना है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये अप्रोच है ना, इस तरह से कैसे सोचना है, ठीक है। तो एक डेरिवेटिव यूज किया, एक तो इसको 0 पुट किया, एक बार डेरिवेटिव चेक किया, ये दोनों से काम हो गया। चलो नेक्स्ट। अजय तुम्हारा, अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन तुम्हारे और देख लेते, बाकी लोगों के भी है। तो 120, लेकिन बाकी लोग तो सीख ही रहे हैं ना, आपको अप्रोच सीखना, आप नए नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सो किस पेज पे है? तो ये आपका फंक्शन f है जिसका डोमेन 0 से π/2 है और कोडोमेन रियल नंबर है। fx आपको ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो f इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, f हमेशा पॉजिटिव है, f हमेशा नेगेटिव है। तो देखो पहले तो तुम थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, है ना, इनिशियली पॉइंट रख के कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो इसका आंसर तो मैं निकाल लिया। हाँ और जो कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेटर यूज करके हुआ, ओके। अच्छा तो तुम मतलब क्या चाहते हो मुझसे, मैं कुछ आसान तरीका बताऊं? हाँ मतलब जैसे ट्रेडिशनली मैंने किया, इसको एवरेज लाइक्स निकाला, उसको वो देखा, सी साइन देखा इंटरवल के बीच में, तो उसमें कुछ तरीका है क्या उसमें? बहुत कैलकुलेशन होगा, वैसे ही होगा क्योंकि वो चाहता ही है कैलकुलेशन करो तुम, है ना। सारे आसान क्वेश्चन देगा तो सारा बच्चा नहीं कर लेगा, वही तो कह रहा हूँ।
जैसे जैम मैथ में 21,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, एडमिशन अराउंड 1000 बच्चों का होता है ना, इस तरह से है। तो 20,000 बच्चे छांटने भी तो है उनको। जैम एमएस में 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं, टोटल लगा लो सब मिला के आईआईटी एनआईटी मिला के 500 बच्चे का हो जाता है, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिला के 500 हो जाएगा एडमिशन, इस तरह से लगा लो टोटल, मतलब 500 में 300-400 का आराम से हो जाता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिला के। ये है, तो बाकी को तो एलिमिनेट भी करना है। तो देखो, सो यहाँ पे तुम्हारे पास है साइन एक्स की पावर पाई माइनस पाई साइन एक्स प्लस पाई। सो इंक्रीजिंग है तो पहले तो एक काम करो, F0 निकाल दो, तो साइन 0 0 साइन 0 0 तो पाई आ गया ये। और एक काम करो F पाई बाई 2 ही निकाल, अच्छा ये 0 एक्चुअली है नहीं इंटरवल में, चलो ठीक है मैं एक बार आइडिया के लिए ट्राई कर लेता हूँ। साइन पाई बाई 2 1 है, तो 1 माइनस पाई प्लस पाई, तो ये 1 आ गया। तो एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं 0 प्लस जो इंटरवल में है और पाई बाई 2 माइनस इंटरवल में है, ऐसा है ना। तो क्या रिलेशन आ रहा है, तो फंक्शन 0 प्लस पे और फंक्शन पाई बाई 2 माइनस पे क्या हो रहा है, क्या रिलेशन है? ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आउट हो गया। तुम बीच के पॉइंट ले सकते थे, लाइक तुम कोई और पॉइंट बीच के पॉइंट ले लो, पाई बाई 4 ट्राई कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट ठीक है देख लिया, क्योंकि ये पॉइंट इंटरवल में है ना, 0 का राइट हैंड लिमिट है, पाई बाई 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो ये इसी के आसपास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो राइट हैंड लिमिट, तो वही बात है। सो ये तो आउट हो गया इंक्रीजिंग वाला। डिक्रीजिंग होगा क्या, तो क्या ये हमेशा होगा, तो ये डैश निकाल के चेक कर लो। तो ये इस तरह से हो गया, cos x कॉमन ले लोगे, पाई भी कॉमन ले लो, cos x भी कॉमन ले लो, है ना। देखो पाई बाहर कर लिया, cos x बाहर कर लिया, अब क्या लगता है ये तुम्हें, थोड़ा गलत लिख दिया ना मैंने, ये पाई माइनस 1 है ना, चेक कर लो। सो पाई कॉमन लिया और cos कॉमन लिया, तो साइन की पावर पाई माइनस 1 माइनस 1। तो x को अगर मैं यहाँ पे बीच में रखता हूँ, मान लो 0 ही रख के देख लूँ मैं, साइन 0 0 0 पर 0 नेगेटिव, cos 0 1, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा ना मेरे साथ, तो देख लो, कुछ और भी रख के देख लो, अगर मैं 1 बाई, तो ट्राई करके देख लो ऐसे कहूँगा, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो तुम्हें अगर समझ आ रहा है कैसे अप्रोच, तुम्हें यही सोचना है। सो साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, राइट। मैं इसकी पावर अगर पाई माइनस 1 भी लगा दूं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, उस फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या हो गया, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब कहना मतलब ये नेगेटिव आएगी। सो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगी, फाइन। तो ये ट्रू हो गया। cos 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे, पाई पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये नेगेटिव आएगा हमेशा, 0 से पाई बाई 2 में कोई भी एंगल ले लो, ठीक। तो ठीक है ना, समझ आ रहा हो, ये नेगेटिव क्वांटिटी, साइन इज लेस देन 1, तो साइन की पावर समथिंग माइनस 1 इज लेस देन 1 ऑलवेज। तो ओके, तो यहां से अब fx पॉजिटिव होगा, fx नेगेटिव होगा, कुछ फॉर ऑल या फॉर सम। तो अभी तो मैंने फाइंड किया, कुछ कह रहा है पॉजिटिव है फॉर, हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब एक लिमिट आउट लिमिट देख लेंगे। यस यस, सो डिक्रीजिंग फंक्शन है चूंकि, और 0 पे हाईएस्ट वैल्यू रखेगी तो पाई रखेगी, और पाई बाई 2 पे लोवेस्ट वैल्यू रखेगी जो 1 रखेगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा, तो इसका रेंज कहीं ना कहीं 1 से पाई हो गया, ये है ना रेंज इस फंक्शन का। ठीक बोल रहे हो तुम, सही कह रहे हो। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 टू पाई एक्चुअली, तो 1 टू पाई तो पॉजिटिव ही है। तो बोल रहा है फॉर सम नो देयर इज नो वैल्यू एट विच इट विल टेक नेगेटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो हर x कुछ भी ले लो, आंसर इसका 1 से पाई के बीच में ही रहेगा, तो इसका रेंज है 1 टू पाई इंटरवल, तो ठीक है। हाँ, और तुम लोगों के लिए मैथ्स ध्यान इसलिए देना है, जैम एमएस वालों को भी मैथ्स स्कोर बनाएगा, है ना, क्योंकि मैथ से तुम्हारे रैंक का बेटर हो जाएगा।
ये है 30 नंबर में 25 नंबर के आराम से सही कर सकते हो, इजी है 25 प्लस। सर एक 135 अच्छा तब आते हैं उनका ना, कुछ उसके डाउट थे नेहा के, तो मैं आता हूँ आगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा और देख लेता हूँ, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में, अभी अगली क्लास में डिस्कशन हो सकता है ना। तो कौन सा अगला 1 पेज 29 बाकी वो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 39 पे कौन सा, यही वाला 135 सो एस तुम्हारा 1/n सेट ऑफ 1/n है। अच्छा तो ये क्या हो सकता है 0 से 1 तक, 0 ओपन 1 क्लोज, उसके बीच का नंबर आ सकता है, नॉट पूरा इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि ये काउंटेबल सेट है और इंटरवल अनकाउंटेबल सेट है। एफ एस से आर में है तो एफ यहाँ से वहाँ तक डिफाइंड है, तो सिंपली एस से आर में तो तुम्हारा एफ एन क्या हो जाएगा, या एफ 1/n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है तो कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ डेल्टा जिसके लिए x माइनस 1/3 लेस देन डेल्टा विल इम्प्लाई fx माइनस f1/3 लेस देन 1। ये किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, हाँ कंटिन्यूटी का है ना। कहता है ना फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट x माइनस a लेस देन डेल्टा विल इम्प्लाई fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आपको 1 गिवन है और डेल्टा आपको ढूंढना है। ये कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन पे आ गया क्वेश्चन, जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो क्या प्रॉब्लम इसमें तुम्हें आ रही है, याद रख दो ना। डेल्टा के डिफाइन करो उसमें बिल्कुल है। तो ये तुम्हें गिवन है ना, इसको आगे fx क्या है तुम्हारा, वो तो उससे मुक्का बता रहा है ना, f कंटीन्यूअस है f1/3 पे। इसने ये नहीं कहा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस तब होता जब बोलता कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन नहीं कह रहा तुम्हें एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन दिया है 1, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं कह रहा है कि वो कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली। अच्छा जैसे 0 1 है ना, तो ये तुम्हारे पास डोमेन एस है, मतलब x की वैल्यू इस सेट में से आएगी तुम्हारी, ठीक है ना। अरे भाई ये बताओ fx क्या है तुम्हारा 1/x है और f1/3 कितना है 3, तो f 1/x माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है x माइनस, इसको सिंपलीफाई करना चाहिए। हाँ इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाओ, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके इसके जैसा बनाओ, फिर ढूंढो डेल्टा ऐसा क्या लोगे, इसको इसे दिया है इसको सिंप्लीफाई करके इसके जैसा बनाओ तुम, तो ये इसको इम्प्लाई कर देगा, वहां से आ जाएगा। हो गया। तो उससे आ जाएगा। चलो अब मैं एमएस का खोलता हूँ, जिनके डाउट है एमएस वालों में, नेहा कुछ बोल रही थी, तो देखो अभी टाइम तो है 15 मिनट, तो एमएस वाले ओपन करते हैं। बताइए नेक्स्ट कौन, नेहा पूछ रही थी है, इनमें एमएस में डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 60 सो ये वाले ओके। सर ये 1 एंड ऑन टू कैसे प्रूव करना है? आपको डेफिनेशन से, सो 1 का डेफिनेशन क्या है, आप बताओ आप क्या जानते हो 1 का डेफिनेशन क्या जानते हो आप, f of x is equals to f of y, this implies x is equals to y। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली हो गया, सही है। ऐसे मैं आपको इसका अगर किसी को लैंग्वेज में समझाना तो क्या मतलब होगा, तो देखो आप ये जानते हो ना fx 1 is equal to fx2 implies s1 is equal to x2, इसी का दूसरा फॉर्म है x1 is not equal to x2 implies fx1 is not equal to fx2, सेम फॉर्म है।
इसी को वर्ड में बोलते हैं फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शंस। ये होता है मतलब कि x की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए फंक्शन के डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। मींस देयर इज नो 2x सो यू विल नॉट गेट टू डिफरेंट x व्हिच विल गिव यू सेम वैल्यू, राइट। तो वही देखना है आपको। तो आप सिंपली देखो फर्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, योर x इज रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 1, so this is the value of x is rational numbers between 0 and 1. So if you take distinct rational numbers, so the output will be what? Output is x. So what is the output of the functions? If you are choosing any rational number from 0 to 1, so you will get output as what? That rational number. That rational number, fine. So means all rational numbers will map to all rational numbers between 0 and 1, or distinct rational number will map to distinct rational numbers. So two different rational numbers will not map to the same, right? Because it is x. Okay. Now come to the irrational. So when you choose x, irrational number between 0 and 1 by 3. So your x is between 0 and 1 by 3. So what is your function? X plus 2 by 3. So what are the outputs? You tell me the range of the outputs. So x lies between 0 and 1 by 3. So x plus 2 by 3 will lie in which interval? By 3 to 1. Yes, 2 by 3 to 1. So when you choose distinct irrational between 1 by 3 to 1, when you choose distinct irrationals between 0 and 1 by 3, so you will get distinct irrationals between 2 by 3 and 1. Okay, now when you choose x, irrationals between 1 by 3 and 1, so what are the outputs, interval of the output? 0 to 1, 2 by 3. Yes. So now you think in all. So if you choose any number between 0 and 1, if you choose any two number between 0 and 1, any, whether rational or irrational, so do you think they will give you same answer? No. No. Because they are always mapping to the other. है ना? So this will give you rational number correspond to between 0 and 1. This will give you irrational between 2 by 3 to 1. This will give you irrational between 0 to 1 by 3. 0 to 2 by 3. So corresponding to distinct x, you will get distinct y, distinct functions. That is the definition of 1 1. So distinct x will give distinct y. So there is no 2x that will give you same output. That's why it is 1 1. onto भी साथ में प्रूव कर लिया आपने. onto क्या होता है? हाँ सर, समझ रहे हैं. Range is equal to codomain. Codomain is given here. और range मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया. This will produce rationals between 0 1. This will produce irrational between 2 by 3 to 1. This will produce irrational between 0 to 2 by 3. So in all, you will produce fx as 0 to 1 any real number. So range is the 0 1 interval. Our codomain is given here, so that's why it is onto also. ठीक है. So next. 86. अब इन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को आ गया, मतलब जैम एमए जैम एम सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, तो दुनिया का ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको कहीं भी बुक में मिले या किसी दूसरे एग्जाम में मिले 80-90% आप यूं ही सॉल्व कर पाओगे. बाकी 5-10% क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं होगा, चाहे किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो या किसी भी बुक का क्वेश्चन हो या किसी एग्जाम के हो. इस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट आ गया. क्वेश्चन नया बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, तो ऐसे ही आप कर लोगे. जो 5-10% बचेगा वो टेस्ट सीरीज में अभी हम लोग कवर करेंगे. 100 टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके थ्रू पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कमी है. 86 तो ये वाला सर इसमें थर्ड ऑप्शन कैसे प्रूव करना है? f y 0 0 exists but f y x y is continuous. अच्छा एंड fy 0 0 1 आ गया, बट fy कंटीन्यूअस है, वो कैसे प्रूव करना है? तो सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में. दिस इज अ फंक्शन
तो यू अज्यूम इट इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, मान लो x कांस्टेंट है, सो कैन यू डिफरेंशिएट सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू y, सिंपल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यू डू सिंपल डिफरेंशिएशन। तो जब हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे तब भी वही आएगा, तो मैं डेफिनेशन से बोलना जरूरत नहीं है, इफ यू डू यूजिंग डेफिनेशन यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पहली बात तो आप fy at xy निकालना है ना, सो यू जस्ट डिफरेंशिएट fxy विथ रिस्पेक्ट टू y। सो चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, सो अप्लाई कोसेंट रूल, बताओ क्या आएगा, ये तो जीरो आएगा जब xy जीरो है, y square into, तो फाइनल सिंप्लीफाई करके बताइए फाइनल। हाँ सिंप्लीफाई करके, हाँ y स्क्वायर, into in bracket हाँ 3x square plus y square whole divided by x square plus y square brackets होल स्क्वायर, ये ना, हाँ ओके। ऐसे भी आप जब पुट कर रहे थे ना, जैसे अब fy00 आपने कैलकुलेट किया था, तो ठीक है fy00 यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, अभी ये 0/0 आ रहा होगा, दैट्स व्हाई यू प्रेफर डेफिनेशन, है ना, इस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए। अगर यहाँ पे लिमिट लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है ना, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सो लेट्स रीनेम इट, सपोज दिस इज gxy, सो हाउ डू यू प्रूव अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, है ना, तो आप इसको एज अ न्यू फंक्शन लो, यू टेक एज अ न्यू फंक्शन gxy, नाउ कैन यू प्रूव gxy इज कॉन्टिन्यूअस, जैसे आपने किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखाते हो आप, लिमिट अलग ऑल द पार्ट्स, हाँ नहीं ये 0 0 पे बोल रहा है, तो जस्ट यू टेक लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0, दिस gxy इज इक्वल टू g 0 0, सो चेक, सो g 0 0 इज 0 इटसेल्फ। अब ये क्या है, डिग्री 4 का है ना, सो न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप कोई कर्व लेके देखो y इज इक्वल टू mx लेके ट्राई कर लो, तो नाउ यू कैन, है ना, यू नो हाउ टू कैलकुलेट लिमिट एक्चुअली, तो पोलर फॉर्म से कर लो, ट्राई करके देख लो, कोई बात नहीं, ये r की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ से r की पावर 4, सो आई थिंक दैट विल डिपेंड ऑन थीटा, सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, चेक करके देखिए, सो ये r की पावर 4 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर समथिंग, cos sin में आएगा समथिंग, ठीक है ना, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आई थिंक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली, बस आप इसको लिमिट निकालना, यू नो हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, जानते हो ना आप लोग, ओके सर, हाँ आप इस पे लिमिट निकालो ना, इस पे लिमिट कैलकुलेट करो ना, ये gxy की जगह ये रखो, अब ये लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, A and B, हाँ A and B ऑप्शन नॉर्मल डेरिवेटिव मेथड से फाइंड किया और वो बाउंडेड दिखा, ऐसे ही करना है ना, हाँ चलेगा चलेगा, सिंपल आप डिफरेंशिएट करके, जैसे मैंने भी किया ना, सिंपली यू डिफरेंशिएट एंड देन चेक। क्वेश्चन नंबर 87, हाँ ये अभी थ्योरी लास्ट टाइम कराए थे, लास्ट क्लास में इसकी थ्योरी बताए थे, सर ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर से करना है, मतलब देखो एग्जाम में आपको डिसाइड करना है हाउ यू वांट टू डू, लैग्रेंज मल्टीप्लायर से भी हो जाएगा, देयर आर मेनी डिफरेंट वे आल्सो, उससे भी हो जाएगा, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, कुछ समझ नहीं आया लैग्रेंज, हाँ चलो लैग्रेंज से अगर मैं करके दिखाऊं तो बताता हूँ, देखिए, सो इफ आई ट्राई यूजिंग लैग्रेंज, सो आप नहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट दिया है ना, सो व्हाई डोंट यू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल फंक्शन, अगर मैं सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लूं, लेट्स टेक, देखो कई सारे अप्रोच है, लेट मी ट्राई वन अप्रोच, देखो आपको दे रखा है x² + y² इज 1, सो
you can convert it into parametric form also. So can we convert? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा एंड y की वैल्यू sin थीटा, ये ना, ये आ जाएगा. तो इससे भी आप ट्राई कर सकते हो. सो f ऑफ जो xy है ना वो f ऑफ थीटा आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. नाउ यू हैव टू क्या करना है इसमें? मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए. तो आपको समहाउ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है इसको. सो एफ थीटा हो गया ये. सेम फंक्शन, दिस इज वन अप्रोच. अब 3 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है, थोड़ा सा रिड्यूस कर लो इसको, तो इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो चाहो तो, है ना. हाँ, सबको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो या cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो. सो यू नो ऑलरेडी. अच्छा ये देखो, ये 3 cos स्क्वायर है, तो इसमें एक cos स्क्वायर बाहर करो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आ जाएगा. यहाँ 2 cos स्क्वायर बचेगा, 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा. कितना हो गया? sin 2 थीटा. कैन यू राइट 2 cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा? क्या होता है? 1 plus cos 2 theta. हाँ, सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा. सो ये टोटल आ जाएगा 2 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा. ओके, नाउ यू नो हाउ टू मैक्सिमाइज दिस. आपको ये भी याद होगा. तो a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा, ये होता है ना जी. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ये दोनों सेम रखते हैं, अलग रखते हैं? सेम रखते हैं, ये अलग चलेगा, अलग भी. अब बोलो ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है A square और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? negative. ठीक. सो सी, तो मैक्सिमम राइटिंग, मैक्सिमम ऑफ एफ थीटा. तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 प्लस मैक्सिमम लिख रहा हूं इसका, तो मैक्सिमम क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कोएफिशिएंट इज 1, तो यहां से आ गया 2 प्लस √5. मिनिमम ऑफ एफ थीटा. तो 2 कांस्टेंट है, 2 को प्रॉब्लम नहीं है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगी, बिकॉज यही थीटा पे डिपेंड कर रहा है. 2 तो ऐसे ही फिक्स्ड है. इसकी मिनिमम वैल्यू 2 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है. सो दिस इज द वन अप्रोच. सो आई थिंक मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए. अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो तो चेक कर लीजिए. हाँ सर, यही आंसर है. ठीक है ना. हाँ, तो ये एक अप्रोच हुआ. तो यहाँ मैं लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज नहीं किया. मैंने क्या यूज किया कि मुझे ये कंडीशन गिवन है, सो अंडर दिस कंडीशन आई हैव टू फाइंड, है ना, अंडर दिस. सो हमने इसके अकॉर्डिंग एक एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ ली कॉमन पैरामीट्रिक फॉर्म से. आई रिप्लेस्ड इन दिस फंक्शन एंड देन हमने यहाँ से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लिया उसी फंक्शन का. अब मैं देखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे फॉर्मूला पता है. वट एवर अल्फा इज देयर, अल्फा पे डिपेंड नहीं करता, अल्फा कुछ भी हो कॉमन होने चाहिए. तो यहाँ कॉमन है 2 थीटा 2 थीटा, तो मैक्सिमम इज दिस, मिनिमम इज दिस. सेकेंड अप्रोच चाहिए, तो सेकेंड अप्रोच इज लैग्रांज मल्टीप्लायर ट्राई कर सकते हैं. तो लैग्रांज मल्टीप्लायर से करेंगे तो भी हो जाएगा, तभी सेम आंसर आएगा. तो तब करेंगे. सो विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू फंक्शन g. सो क्या था, तो यहाँ पे हमारे पास था कि 3x स्क्वायर 4xy y स्क्वायर. सो 3x स्क्वायर 4xy y स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, ये है. नाउ यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. सो हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 2x लैम्डा. यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. सो 4x प्लस 2y प्लस 2y लैम्डा या 2 लैम्डा y. सो नाउ यू पुट इट 0 साइमल्टेनियसली. अब इसको आप सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, यू कैन सॉल्व इट. सो इफ यू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, है ना, यहाँ से g लैम्डा भी 0 पुट कर सकते हो लैम्डा के रिस्पेक्ट में. सो ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, ये 1 आ जाएगा, तो एटलीस्ट वही आएगा जो पहले था आपके पास. ये करना है, तो यहाँ से
ये आ गया। सो व्हाट यू कैन डू, अब यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक्स वाई निकालनी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 6 + 2 लैम्डा टाइम एक्स प्लस 4 टाइम वाई इज 0, 4x प्लस 2 + 2 lambda y is equal to 0. Now you have two equations, two unknowns. तो सॉल्व कर सकते हैं आप। एक सॉल्यूशन तो इसकी क्या आएगी, 0 0 ही आएगी, है ना। कब, अगर ऐसा है 6 + 2 लैम्डा अपॉन चेक कीजिए यहां से। तो अब मुझे कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको मैं। सो यू कैन डू वन थिंग, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, है ना। सो वी कैन कैलकुलेट y फ्रॉम हेयर। तो आ जाएगा 6 + 2 लैम्डा माइनस में ये 4, ठीक है ना, टाइम्स x। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ से लैम्डा निकल आएगा एक्चुअली, है ना। 4x प्लस 2 + 2 लैम्डा इंटू वाई के प्लेस पे रखोगे आप माइनस 6 + 2 लैम्डा अपॉन 4, ये माइनस में है, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, आइदर x इज 0 और लैम्डा। सो यू फाइंड लैम्डा फ्रॉम हेयर, आएगा, हाँ, या तो x 0 होगा या लैम्डा वैसा कुछ आएगा। तो इससे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन मुझे लगता है डिफिकल्टी बनेगा, इससे कैलकुलेशन और डिफिकल्ट होगा। एक तो x 0 है, तो यहाँ से y 0 हो जाएगा, लेकिन 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये 0 0 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो आपको वहां से लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी। ओ, यहां से x आ जाएगा लैम्डा के टर्म में। चेक करो जी। तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, x जब 0 है, अच्छा एक मिनट, पॉइंट और भी तो आएंगे। सो पॉइंट क्या आएगा, और व्हेन x इज 0, है ना, x 0 y 0 नहीं हो सकता, x इज 0 देन y क्या आ जाएगा यहाँ से, व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो क्या आ जाएगी, +-1। तो एक तो ये आ जाएगा, व्हेन y इज 0 x इज +-1, यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगा। देन आपको देखना है कि यहाँ से लैम्डा निकालने हैं। लैम्डा, ये बहुत लेंदी मेथड हो गया ना, दिस इज लेंदी मेथड, यू कैन स्किप, ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड हो गया, तो यू कैन स्किप ये मेथड है। एक और अप्रोच क्या था, एक और अप्रोच ये था कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दो, यू रिप्लेस इट हियर, सो यू फाइंड y √1 - x² एंड रिप्लेस इट देयर। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब अप्रोच क्वेश्चन करके समझा, भी आपको समझ आया, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप ट्राई करो, और नहीं होगा फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी जैम एमएस गेट एसटी और 2 और असाइनमेंट है, 5 असाइनमेंट, आप एक एक करके ट्राई करो। अभी नेक्स्ट क्लास भी इसका डाउट ही होगा, तो आप ट्राई करके आओ, जैम एमएस और बाकी जो असाइनमेंट्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, वो ट्राई करके आओ। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी 9 to 11 कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।